Good morning, friends. Now the next chapter for the revision is mutual fund and this is your study session 5. तो यहाँ पर आपके पास क्या है? This is your common pool of money into which investor put their contribution for the stated objective. एक common pool है जहाँ पर सब investor मिलके क्या कर रहे हैं? Invest कर रहे हैं and for the stated objective जो भी उनका क्या है? common objective है. ठीक है? तो यहाँ पर जो process है वो process क्या follow हो रहा है? investor पैसा किसको दे रहा है? म्यूचुअल फंड को. एंड म्यूचुअल फंड इज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट और उसको सेबी ने ऑथराइज किया कि आप पब्लिक से पैसा क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं. तो दिस इज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट म्यूचुअल फंड. और म्यूचुअल फंड खुद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो वहां पर पैसा किसको ट्रांसफर कर रहा है? एएमसी. दिस इज योर एसेट मैनेजमेंट कंपनी. पैसा किसको ट्रांसफर हो रहा है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ट्रांसफर हो रहा है. और उसके नाम से पता चल रहा है कि वहां पर एसेट्स क्या हो रही है? मैनेज हो रही है. एंड दे विल इन्वेस्ट इन द अंडरलाइंग एसेट्स. तो एएमसी क्या कर रहा है? इन्वेस्ट इन द अंडरलाइंग एसेट. एंड व्हाट इज अंडरलाइंग एसेट? एनीथिंग विच इज ट्रेडेबल इन द मार्केट इज अंडरलाइंग एसेट्स. तो वहां पर वो पैसा क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं. इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेप्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो जिस तरह का वहां पर फंड है उसमें वो क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं. मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. और उससे क्या जनरेट कर रही हैं? रिटर्न्स. उससे जनरेट कर रहे हैं रिटर्न्स और वापस किसको दे रहे हैं? इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं. ठीक है? तो यहां पर आपके पास दिस इज द फुल प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड. इन्वेस्टर पैसा म्यूचुअल फंड को दे रहा है. दे आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट. उसको कोई स्पॉन्सर क्या कर रहा है? देख लीजिए, एचडीएफसी है तो वहां पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है. तो एचडीएफसी ने किसको स्पॉन्सर किया? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को. तो वहां एक स्पॉन्सर है. स्पॉन्सर क्या कर रहा है? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अपॉइंट कर रहा है और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज डिसीजन ले रहे हैं कि किसको पैसा हमें इन्वेस्ट करने के लिए देना है. दिस इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज will appoint the asset management company and asset management company will invest the money into the equity market, bond market, gold market. They will invest in the underlying assets और उससे क्या जनरेट हो रही है? रिटर्न्स. और वापस किसको दे रहे हैं? इन्वेस्टर को दे रहे हैं. तो दिस इज द फुल प्रोसेस अंडर द म्यूचुअल फंड. तो एक ये यहां पर उन्होंने बनाया हुआ है डायग्राम, देख लीजिए. तो दिस इज ए स्पॉन्सर. उसने म्यूचुअल फंड ट्रस्ट बनाया, देख लीजिए. और पैसा किससे ले रहा है? इन्वेस्टर से ले रहा है. ठीक है? उधर स्पॉन्सर ने किसको अपॉइंट किया है? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज किसको अपॉइंट कर रहे हैं? एसेट मैनेजमेंट कंपनी को. एंड दे विल इन्वेस्ट इन द अंडरलाइंग एसेट, मार्केट एसेट्स. और वापस पैसा किसको दे रहे हैं? इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं. तो दिस इज द होल प्रोसेस. म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट सुटेबल इन्वेस्टमेंट फॉर द cautious investor at it offers an opportunity to invest in the diversified professionally managed basket of securities at a relatively low cost. So this is the main advantages of the mutual fund. low cost है, देख लीजिए, प्रोफेशनली मैनेज्ड है, डाइवर्सिफिकेशन है. तो दीज आर द मोस्ट कॉमन एडवांटेजेस ऑफ द म्यूचुअल फंड्स. ठीक है? अब म्यूचुअल फंड इज बेसिकली द पैसिव इन्वेस्टमेंट. याद रखना, म्यूचुअल फंड के आपके पास पैसिव इन्वेस्टमेंट है. दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है कि एक्टिव. एक्टिव का मतलब है आप खुद डिसीजन ले रहे हैं. और पैसिव का क्या मतलब? कि आपके बिहाफ पे कोई और डिसीजन ले रहा है. तो म्यूचुअल फंड इज एन पैसिव इन्वेस्टमेंट. वो आपके पास क्या है? पैसिव इन्वेस्टमेंट है. इट इफ इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द मार्केट, दिस इज नोन एज एक्टिव. और यहां पर हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. डायरेक्टली का मतलब यहां पर क्या है कि आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आपके बिहाफ पे कोई और क्या ले रहा है? डिसीजन ले रहा है. तो दिस इज योर पैसिव इन्वेस्टमेंट. तो म्यूचुअल फंड आपके पास क्या है? पैसिव इन्वेस्टमेंट. अब यहां पर देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ एनएवी. और एनएवी क्या है बेसिकली, यहां पर एक बार समझ लेते हैं. सबसे पहले यहां पर जो हम एनएवी कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज फॉर ए पर्टिकुलर स्कीम, नॉट फॉर द होल म्यूचुअल फंड. याद रखना, पूरे म्यूचुअल फंड की, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की आप एनएवी नहीं निकाल रहे हैं. यहां पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के अंदर एक पर्टिकुलर स्कीम चल रही है, मान लो एचडीएफसी टॉप 200 फंड. तो आप किसकी एनएवी निकाल रहे हैं? टॉप 200 फंड की एनएवी निकाल रहे हैं. साथ में जब भी हम एनएवी निकालेंगे, दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन पर यूनिट. समझ पा रहे हैं किसमें कैलकुलेट होगी? पर यूनिट में, क्योंकि मार्केट में उसी की इंटरप्रिटेशन है. दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन पर यूनिट. आप तभी वहां पर पता लगा पाओगे कि हमारी आज के दिन कितनी वेल्थ है. मैंने 10 रुपए में कोई यूनिट खरीदी थी, आज के दिन उसकी वैल्यू 15 रुपीज है. तो मैं सही से वहां पर आइडिया लगा पाऊंगा कि मेरी वेल्थ कितनी होगी. ठीक है? तो दो पॉइंट है.
NAV is always calculated for the particular scheme and the second one is NAV is calculated in per unit. समझ पा रहे हैं किस में कैलकुलेट होगी? पर यूनिट. हाउ टू कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू? नाम से पता चल रहा है नेट एसेट वैल्यू टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज. समझ पा रहे हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज. एसेट्स में क्या क्या होगा? जहां जहां म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, डेप्ट में इन्वेस्ट किया है, गोल्ड में इन्वेस्ट किया, देख लीजिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या किया? इन्वेस्ट किया है, कैश एंड बैंक, साथ में आपके पास क्या है? कुछ कैश एंड बैंक है. दीज आर द टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज. वी हैव करंट लायबिलिटीज. तो दिस इज अवर नेट एसेट वैल्यू. इधर आपके पास क्या होता है? कॉर्पस. दिस इज द कॉर्पस. कॉर्पस में वी हैव यूनिट कैपिटल और साथ में आपके पास क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस. तो सिंपल चीज है आपके पास टोटल एसेट्स, टोटल ऑफ ऑल द एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज. ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी? नेट एसेट वैल्यू टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी. दिस इज टोटल नेट एसेट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स तो क्या निकल के आ जाएगी आपके पास? NAV पर यूनिट. ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, NAV जो कैलकुलेशन है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट हो रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर हमें ये बताना चाहता है म्यूचुअल फंड की आपके एसेट की वैल्यू डेली बेसिस पे कितना हो गई है. तो दिस इज एज पर सेबी रेगुलेशन. सेबी ने कहा कि आपको डेली बेसिस पे क्या कैलकुलेट करनी है? NAV. तो वी आर टेकिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्लस रिसीवेबल्स, जितने भी आपके रिसीवेबल्स हैं, प्लस एक्रूड इनकम प्लस अदर एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. देख लीजिए एक्रूड एक्सपेंसेस, पेबल्स एंड अदर लायबिलिटीज. क्यों ऐसा है? क्योंकि NAV का क्या मतलब है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू. याद रखना NAV का क्या मतलब है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर आज स्कीम को लिक्विडेट करें तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी. तो जो भी एक्रूड इनकम्स हैं, जो भी एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, उसको क्या करके चलेंगे? एडजस्ट करके चलेंगे. तो वी आर टेकिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स प्लस एक्रूड इनकम माइनस एक्रूड एक्सपेंसेस माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. तो क्या निकल के आएगी आपके पास? NAV पर यूनिट. तो दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, रिसीवेबल्स, एक्रूड इनकम, अदर एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्रूड एक्सपेंसेस, पेबल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. तो आपके पास क्या निकल के आएगी? NAV पर यूनिट. ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? NAV पर यूनिट. तो इट सिग्निफाइज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू दैट द इन्वेस्टर विल गेट फॉर ईच यूनिट दैट वन इज होल्डिंग इफ द स्कीम इज लिक्विडेटेड ऑन दैट डेट. समझ पा रहे हैं? उस दिन अगर वो लिक्विडेट हो जाती है. NAV इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द ईच स्कीम, नॉट फॉर द होल म्यूचुअल फंड. NAV, we should always give preference to the market value. If market value is not given, then use the book value, and this is for the purpose of valuation. ठीक है, तो जब हम वैल्यूएशन करेंगे, नेट एसेट वैल्यू निकालते हुए टोटल एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स वहां पर लेंगे. तो उस केस में जिन एसेट्स की मार्केट वैल्यू दे रखी है तो वी आर कंसिडरिंग द मार्केट वैल्यूज, और जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है क्वेश्चन में तो वी आर कंसिडरिंग द बुक वैल्यू. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन. इसके अंदर कुछ वैल्यूएशन रूल्स भी थे जो हमने डिस्कस किए थे. द फर्स्ट वन इज अगर वहां पर लिक्विड एसेट्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, तो उसकी वैल्यूएशन किसके अकॉर्डिंग होगी? दिस इज अकॉर्डिंग टू द बुक वैल्यू. अगर लिस्टेड एसेट्स हैं, लिस्टेड आपके पास सिक्योरिटीज हैं, उनकी वैल्यूएशन किसके अकॉर्डिंग होगी? दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्लोजिंग मार्केट प्राइस. किसके अकॉर्डिंग? दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग मार्केट प्राइस. और अगर आपके पास देख लीजिए अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? दिस इज लिस्टेड, दिस इज अनलिस्टेड. अनलिस्टेड की वैल्यूएशन कैसे होगी? दिस इज लास्ट ट्रेड प्राइस और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर. ठीक है, तो इन दोनों में जो लोअर होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होगी? वैल्यूएशन. एंड दिस इज योर नेट एसेट वैल्यू. समझ पा रहे हैं? ये आपके पास क्या निकल के आ गया? नेट एसेट वैल्यू टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज. वी आर टेकिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स प्लस एक्रूड इनकम माइनस एक्रूड एक्सपेंसेस. तो डिवाइड बाय आपके पास करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. तो क्या निकल के आएगी आपके पास? NAV पर यूनिट. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में आपको मिलेगा, एंड दिस इज योर HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न. नाम से पता चल रहा है जितने टाइम एसेट्स को होल्ड किया उसकी क्या निकालनी है? रिटर्न्स निकालनी है. तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन, हर जगह डिस्कस किया हुआ है. तो वहां पर देख लीजिए व्हाट इज HPR. सिंपली
जितने टाइम एसेट को होल्ड किया उसकी क्या निकालनी है, रिटर्न निकालनी है। दिस इज एनएवी एट द बिगिनिंग, दिस इज एनएवी एट द एंड। साथ में वहां पर म्यूचुअल फंड आपको क्या दे रहा है, कुछ डिविडेंड्स दे रहा है, ठीक है। और डिविडेंड का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट करते, अगर खुद डिसीजन लेते और खुद रिलायंस के शेयर में, इन्फोसिस के शेयर में इन्वेस्ट करते तो डिविडेंड आपको डायरेक्टली मिलता। बट अब वहां पर देख लीजिए आपके बिहाफ पे कौन इन्वेस्ट कर रहा है, म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड को ही क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, और उस डिविडेंड का कुछ पोर्शन आपको क्या कर रहा है, कैश में वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। दिस इज योर कैश डिविडेंड, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर रिटर्न। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। साथ में वहां पर देख लीजिए डेली बेसिस पे सेल परचेज हो रहा है। अगर मैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट करता और मैं डेली बेसिस पे सेल परचेज करता तो मुझे कैपिटल गेन होता, वो मुझे डायरेक्टली मिलता। बट अब किसको मिल रहा है, म्यूचुअल फंड को, और उसका कुछ पार्ट आपको कैश में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर रिटर्न। तो यहां पर साथ में क्या जाएगा, कैश कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय, समझ पा रहे हैं, डिवाइड बाय एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड। और एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड आपके पास क्या है, दिस इज एनएवी एट द बिगिनिंग। तो यहां पर आपके पास देख लीजिए तीन आपके पास मेन रिटर्न्स के सोर्सेज हैं। द फर्स्ट वन इज एनएवी एट द एंड माइनस एनएवी एट द बिगिनिंग। दिस इज योर अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन, दिस इज योर अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, कैश डिविडेंड्स, एंड द थर्ड वन इज कैश कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो ये आपके पास तीन तरह की रिटर्न्स यहां पर आपको मिल रही हैं। और मुझे एचपीआर चाहिए, होल्डिंग पीरियड रिटर्न चाहिए। तो देख लीजिए हाउ टू कैलकुलेट एचपीआर, दिस इज एनएवी एट द एंड माइनस एनएवी एट द बिगिनिंग, दिस इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, दिस इज अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन, इसको क्या बोल रहे हैं, अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन, प्लस डिविडेंड रिसीव, दिस इज कैश डिविडेंड, प्लस कैपिटल गेन रिसीव, दिस इज कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल गेन डिसबर्समेंट, कैश कैपिटल गेन डिवाइड बाय एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड, एंड दिस इज एनएवी एट द बिगिनिंग। वो क्या है आपके पास, एनएवी एट द बिगिनिंग इंटू 100, तो क्या निकल के आ जाएगी, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले एचपीआर निकाल लेंगे। एचपीआर जितने टाइम भी आपने एसेट को होल्ड किया उसकी रिटर्न निकाल रहे हैं। अब वहां पर देख लीजिए आपके पास टाइम पीरियड 3 मंथ्स भी हो सकता है, 3 ईयर्स भी हो सकता है, 30 ईयर्स भी हो सकता है। तो दिस इज योर एचपीआर। बट उसको वापस किस में कन्वर्ट करेंगे, एनुअलाइज यील्ड, किस में कैलकुलेट करेंगे, एनुअलाइज यील्ड। मान लो ये 3 मंथ्स की है, तो ये मान लो 3 मंथ्स की रिटर्न आपकी 10% आ रही है, दिस इज फॉर 3 मंथ्स। अब इसको क्या करना है, दिस इज योर एचपीआर, ये आपके पास क्या है, एचपीआर है। अब मुझे इसको क्या बनाना है, एनुअलाइज रिटर्न बनाना है। एनुअलाइज रिटर्न बनाने के लिए क्या करेंगे, 10% डिवाइड बाय 3 इंटू 12, तो ये आपके पास क्या निकल के आएगी, पर एनम रिटर्न निकल के आएगी। और ये आपके पास क्या होगी, दिस इज योर एचपीआर होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन में कि उन्होंने एचपीआर लिखा है या वहां पर एनुअलाइज यील्ड लिखा है या एनुअलाइज रिटर्न लिखा है। एचपीआर लिखा है तो वो उतने टाइम की रिटर्न होगी जितने टाइम आपने एसेट को होल्ड किया है, और ये यहां पर आपके पास क्या होगी, एनुअलाइज यील्ड होगी, जितने टाइम आपने एसेट को होल्ड किया उसको वापस किस पे रीसेट करेंगे, पर एनम पे रीसेट करेंगे, और उसको क्या बोलेंगे, एनुअलाइज यील्ड और द एनुअलाइज रिटर्न, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज योर रिटर्न कैलकुलेशन होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, डिफरेंट प्लान्स अंडर द म्यूचुअल फंड। समझ पा रहे हैं, डिफरेंट प्लान्स अंडर द म्यूचुअल फंड, इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर, डिफरेंट प्लान्स अंडर द म्यूचुअल फंड का एक बार समझ लेते हैं। वो भी एक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है सर, उसके अंदर आपके पास क्या है, स्कीम्स है। मान लो एचडीएफसी टॉप 200 फंड, दिस इज योर स्कीम। अब उस स्कीम में क्या है, वी हैव डिफरेंट प्लान्स। स्कीम में क्या है, डिफरेंट प्लान्स हैं। तो जब आप इन्वेस्ट करेंगे ना, इन्वेस्ट करते हुए फॉर्म साइन करते हुए, तो फॉर्म के भरते हुए आपके पास बॉक्सेस आएंगे और आपको एक बॉक्स को टिक करना होगा, और वो टिक किसको करना है, जो प्लान आप चूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो वी हैव डिफरेंट प्लान्स। और अब ध्यान रखना सर, एनएवी जो कैलकुलेट हो रही थी फॉर द पर्टिकुलर स्कीम हो रही थी, बट अगर वहां पर डिफरेंट प्लान्स हैं तो हर प्लान की एनएवी क्या होगी, अलग अलग कैलकुलेट होगी। याद रखना, हर प्लान की एनएवी क्या होगी, अलग अलग कैलकुलेट होगी। तो यहां पर देख लीजिए, दिस इज योर डिफरेंट प्लान्स, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और अभी करंट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया था सर, ठीक है। तो दिस इज इन योर May 2019 एग्जाम, यहां पर करंटली आपके पास क्वेश्चन आया था। तो देखिए सर,
डिविडेंड पे आउट प्लान, नाम से पता चल रहा है डिविडेंड पे आउट प्लान की वहां पर क्या कर रहा है म्यूचुअल फंड रेगुलर आपको डिविडेंड क्या कर रहा है, पे आउट कर रहा है. अंडर दिस प्लान म्यूचुअल फंड कंपनी डिक्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू इट्स यूनिट होल्डर ऑन रेगुलर बेसिस. ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंपैक्ट. इंपैक्ट क्या हो रहा है सर, अगर वहां पर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो क्या नंबर ऑफ यूनिट्स पे कोई इंपैक्ट है? देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स विल रिमेन सेम. बट अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वहां पर नेट एसेट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी. तो मतलब एनएवी विल फॉल. समझ पा रहे हैं, एनएवी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी. तो दिस इज योर डिविडेंड पे आउट प्लान. यहां पर म्यूचुअल फंड आपको रेगुलर डिविडेंड दे रहा है और उस केस में नंबर ऑफ यूनिट्स तो कांस्टेंट रहेंगी बट एनएवी विल फॉल. याद रखना, एनएवी विल फॉल. दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, बोनस प्लान. नाम से पता चल रहा है जैसे हमने बोनस शेयर्स था वैसे ही आपके पास यहां पर बोनस प्लान है. बोनस प्लान के अंदर फ्री में हम क्या दे रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स. फ्री यूनिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर्स लाइक बोनस शेयर्स. तो उस केस में देख लीजिए व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स. नंबर ऑफ यूनिट्स विल इंक्रीज, नंबर ऑफ यूनिट्स विल इंक्रीज और नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगी तो एनएवी विल फॉल. याद रखना, एनएवी यहां पर भी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी. एंड दिस इज द इंपैक्ट ऑफ बोनस यूनिट्स. समझ पा रहे हैं, ये आपके पास क्या है, इंपैक्ट ऑफ बोनस यूनिट्स. ठीक है, नाउ द थर्ड वन, ग्रोथ प्लान. नाम से पता चल रहा है ग्रोथ प्लान कि यहां पर आपके पास ना तो कोई डिविडेंड दिया जा रहा है ना कोई बोनस यूनिट्स दिए जा रहे हैं. सिंपली आपका जो फंड है देख लीजिए अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस उसकी एनएवी बढ़ रही है या कम हो रही है. दिस इज अकॉर्डिंग टू द मार्केट. क्या नंबर ऑफ यूनिट्स पे कोई इंपैक्ट है, नंबर ऑफ यूनिट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है. सिंपली एनएवी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट. ठीक है, तो अगर मार्केट बढ़ रहा है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो एनएवी विल इंक्रीज और अगर एसेट्स की वैल्यू फॉल हो रही है तो एनएवी विल फॉल. अदरवाइज और कोई इंपैक्ट नहीं है. तो नाइदर डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर बोनस यूनिट्स आर गिवन, एनईवी विल बी इंक्रीज टू द एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ. ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर ग्रोथ प्लान. व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स विल सेम. एनईवी पे भी टेक्निकली कोई इंपैक्ट नहीं है, सिर्फ क्या इंपैक्ट है, अगर मार्केट चेंज होगा तो एनईवी विल चेंज. ठीक है, और वो तो हर प्लान में ही होगा, अगर मार्केट चेंज होगा तो एनईवी विल चेंज, अदरवाइज और कोई इंपैक्ट नहीं है. तो एनईवी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट ओनली एंड number of units will remain same and this is your growth plan. ठीक है, नाउ द फोर्थ वन, दिस इज योर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान. नाम से पता चल रहा है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान. यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर तो होगा बट आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. वो पैसे से हम क्या करेंगे, वहां पर एडिशनल यूनिट क्या कर लेंगे, आपके लिए परचेस कर लेंगे. तो म्यूचुअल फंड वहां पर आपको एक ऑप्शन दे रहा है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान. डिविडेंड डिक्लेयर तो होगा बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी री इन्वेस्टेड और किस रेट पे री इन्वेस्ट होगा, दिस इज एट एक्स डिविडेंड एनएवी. किस पे होगा, एक्स डिविडेंड एनएवी. मतलब डिविडेंड देने के बाद जो एनएवी बचेगी उस पे वापस उस पैसे को क्या कर देंगे, री इन्वेस्ट कर देंगे और उससे क्या जनरेट होगा, एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स. समझ पा रहे हैं, एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स. तो नंबर ऑफ यूनिट्स विल इंक्रीज, एनएवी विल फॉल. क्योंकि डिविडेंड वहां पर डिक्लेयर हुआ है तो उस केस में एनएवी विल फॉल, नेट एसेट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. एनएवी विल फॉल एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स विल इंक्रीज एंड दिस इज द इंपैक्ट ऑफ डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. यही सबसे ज्यादा आपसे टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए डिफरेंट प्लान्स अंडर द म्यूचुअल फंड. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज एक्सपेंस रेशियो. अब नाम से पता चल रहा है एक्सपेंस रेशियो, कितने फंड पे आप कितना एक्सपेंस कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज एक्सपेंस डिवाइड बाय फंड वैल्यू. एक्सपेंस डिवाइड बाय फंड वैल्यू. अगर पर यूनिट में कैलकुलेट करना है तो एक्सपेंस पर यूनिट डिवाइड बाय एनएवी पर यूनिट. अब जब वहां पर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज अगर हैं तो उस केस में वी आर टेकिंग द एवरेज एनएवी पर यूनिट और द एवरेज फंड वैल्यू. ठीक है, तो दिस इज योर एक्सपेंस per unit divide by average NAV per unit. And how to calculate average NAV per unit? This is opening NAV plus closing NAV divided by 2. तो एक्सपेंस रेशियो एक पैरामीटर है कि वो देखना चाहते हैं कि जो ये फंड है वहां पर देख लीजिए कितना एक्सपेंस कर रहा है. ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होगी तो उस केस में आपकी रिटर्न्स कम होगी. तो जब हम कंपैरिजन करेंगे एक ही तरह की वहां पर स्कीम्स को हम कंपेयर करेंगे तो दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर फॉर सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर स्कीम. तो दिस इज योर एक्सपेंस रेशियो. Now the next concept, this is the relationship between the return of mutual fund, recurring expenses, issue expenses and the return desired by the investor or the required return of an investor. And इसको क्या बोलते हैं, indifference point. क्या बोलते हैं, indifference point. तो वैसे तो ये फॉर्मूला है बट हम एक बार कॉन्सेप्चुअली इसको देख लेते हैं सर. तो देखिए सर,
एक तरफ है एक्टिव इन्वेस्टमेंट और एक तरफ क्या है, पैसिव। समझ पा रहे हैं? एक तरफ एक्टिव इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप खुद डिसीजन ले रहे हैं और डिसीजन लेके कितना अर्न कर रहे हैं, 20%। इफ यू वांट टू स्विच टू द पैसिव, समझ पा रहे हैं हम कहां स्विच करना चाहते हैं, एक्टिव से पैसिव पे स्विच करना चाहते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड पे स्विच करना चाहते हैं, तो मुझे कम से कम कितनी रिटर्न चाहिए, 20% ही चाहिएगी सर। और इस 20% को क्या बोलते हैं, दिस इज द डिजायर रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टर और द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टर। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड कितना अर्न करे कि जिससे इन्वेस्टर को नेट में कितना मिल जाए, 20%। और म्यूचुअल फंड में वहां पर दो तरह के एक्सपेंडिचर हैं, वी हैव इनिशियल इश्यू एक्सपेंसेस एंड द रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो म्यूचुअल फंड क्या इंकर्ड कर रहा है, इनिशियल इश्यू एक्सपेंसेस, फ्लोटिंग कॉस्ट इंकर्ड कर रहा है, मान लो 5%, ठीक है, एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस इज 3%। रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 3% है। तो अब हम क्या जानना चाहते हैं यहां पर कि म्यूचुअल फंड कितना अर्न करे कि नेट में इन्वेस्टर को कितना मिले, 20%। समझ पा रहे हैं, नेट में इन्वेस्टर को कितना मिले, 20%। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टर, दिस इज द इनिशियल इश्यू एक्सपेंसेस, दिस इज द रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड द रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड। हम यहां पर क्या निकालना चाहते हैं, रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड, ठीक है। एंड यही हमारा कॉन्सेप्ट है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड, रिकरिंग एक्सपेंसेस, इनिशियल एक्सपेंसेस एंड द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टर। तो सिंपल देखिए सर, अगर आज मैं 100 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं म्यूचुअल फंड में, तो इन्वेस्टर को नेट में कितनी रिटर्न चाहिए, 20%, मतलब उसको कितना चाहिए, 20 रुपीज चाहिए सर। नेट में उसको कितना चाहिए, 20 रुपीज चाहिए। अब ये 100 रुपीज अगर वहां पर म्यूचुअल फंड के पास जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहां पर इनिशियल इश्यू एक्सपेंसेस कितने हैं, 5%। तो म्यूचुअल फंड के पास कितना पैसा पहुंच रहा है, 95। और 95 लगा के म्यूचुअल फंड को कितना कमाना है, एक तो 20 रुपए कमाने हैं और साथ में क्या कमाना है, रिकरिंग एक्सपेंसेस। समझ पा रहे हैं, साथ में कितना कमाना है, रिकरिंग। तो 95 का 3% कितना हो गया, 2.85। तो 95 का 3% आपके पास क्या हो गया, दिस इज 2.85। तो म्यूचुअल फंड को 20 रुपए तो नेट में देख लीजिए चाहिए इन्वेस्टर को, रिकरिंग एक्सपेंसेस के लिए 2.85 कमाना है, और देख लीजिए कितना मिला, देख लीजिए 95। तो 95 लगा के म्यूचुअल फंड को आपको कितना कमाना है, 20 प्लस 2.85 डिवाइड बाय 95 इंटू 100। तो दिस इज द रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड। ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड, 20 प्लस 2.85 डिवाइड बाय 95। तो कितना कमाना पड़ेगा म्यूचुअल फंड को, 24.05%, जिससे नेट में इन्वेस्टर को कितना मिलेगा, 20% आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इनिशियल इश्यू एक्सपेंसेस एंड द रिकरिंग एक्सपेंसेस। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ relationship between the return of mutual fund, recurring expenses, initial issue expenses and the required return of an investor। तो सिंपली म्यूचुअल फंड को 24.05% अर्न करना पड़ेगा, जिससे इन्वेस्टर को नेट में कितना मिलेगा, 20% आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड द इनिशियल इश्यू एक्सपेंसेस। एंड दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, एक बार देख लीजिए, दिस इज द रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड, वो हमें चाहिए 100 रुपीज लगा के, नेट में इन्वेस्टर को 20 चाहिए, और जब म्यूचुअल फंड के बाद जाएगा तो कितना पहुंचेगा, 95। तो 95 लगा के म्यूचुअल फंड को 20 रुपए तो वहां पर उसको नेट में देने हैं, और 2.85 दिस इज फॉर रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो आपको म्यूचुअल फंड को कितना अर्न करना पड़ेगा, 24.05%, ठीक है। तो ये फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है सर, सिंपली आपको देख लीजिए, इसको फॉलो करना है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, आपको कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है सर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। व्हाट इज एंट्री लोड एंड व्हाट इज एग्जिट लोड। तो आज के टाइम में एंट्री लोड फुल्ली अबॉलिश हो चुका है, और एग्जिट लोड सिर्फ कुछ वहां पर देख लीजिए, अगर आप बहुत जल्दी एग्जिट कर रहे हैं तभी एग्जिट लोड है, अदरवाइज एग्जिट लोड भी वहां पर अबॉलिश हो चुका है। बट फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन में उसकी एडजस्टमेंट आ रही है और हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो एंट्री लोड क्या है, बेसिकली यहां पर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ ए म्यूचुअल फंड यूनिट्स, तो वहां पर म्यूचुअल फंड आपसे कुछ एक्स्ट्रा वहां पर चार्ज कर रहा है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एंट्री लोड। समझ पा रहे हैं किस फॉर्म में चार्ज कर रहा है, एंट्री लोड की फॉर्म में,
कि वो कह रहा है कि हमें वहां पर देख लीजिए कमीशन बांटना है, कमीशन ब्रोकरेज पे करनी है जो हमारे लिए म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं, तो दे आर चार्जिंग दैट पार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर। तो उस केस में दे आर चार्जिंग द एंट्री लोड फ्रॉम द इन्वेस्टर। तो हाउ टू मेक एन एडजस्टमेंट, उसकी कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, तो ध्यान से देखने का। सबसे पहले देख लीजिए एंट्री लोड इज पेड बाय द इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो उस केस में देख लीजिए सेल प्राइस ऑफ एनएवी कितने में बेचेगा। अगर एनएवी आ रही है 10 रुपए एंड द एंट्री लोड इज 2%, तो आपको ज्यादा में बेचेगा, तो एंट्री लोड हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ पा रहे हैं, एंट्री लोड हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अमाउंट में गिवन है तो अमाउंट में, और परसेंटेज में गिवन है तो परसेंटेज। तो क्या जाएगा, एनएवी 1 प्लस एंट्री लोड। ठीक है, अब आप एग्जिट कर रहे हैं, बहुत जल्दी एग्जिट कर रहे हैं, तो उस केस में दे आर चार्जिंग यू द एग्जिट लोड। समझ पा रहे हैं, आपसे क्या चार्ज करेगा, एग्जिट लोड। और उस केस में देख लीजिए व्हाट इज द रियलाइज प्राइस। समझ पा रहे हैं, व्हाट इज द रियलाइज वैल्यू और द रियलाइज प्राइस ऑफ द एनएवी। तो आपसे वहां पर एग्जिट लोड चार्ज करेगा, तो एग्जिट लोड हमेशा क्या होगा, लेस होगा। तो एंट्री लोड हमेशा ऐड होगा और एग्जिट लोड हमेशा क्या होगा, लेस होगा। दिस इज फ्रॉम द एनएवी, तो दिस इज एनएवी 1 माइनस एग्जिट लोड। अमाउंट में गिवन है तो अमाउंट माइनस करेंगे, परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। ठीक है, तो इस पे काफी क्वेश्चन आ रहा है, आप ध्यान रखना। एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड, तो सेल प्राइस क्या होगा, कितने में वहां पर एनएवी बिकेगी स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ परचेज। म्यूचुअल फंड आपको कितने में सेल करेगा, एनएवी 1 प्लस एंट्री लोड पे। और जब आपको रियलाइज वैल्यू देनी होगी तो आपको कितना देगा, एनएवी 1 माइनस एग्जिट लोड। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहां पर क्या है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में पहले भी, तो इसलिए एक बार यहां पर अलग से इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज योर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो एक बात याद रखना, म्यूचुअल फंड में अभी तक मैंने देखा नहीं है कि कोई एग्जाम ऐसा कोई जहां पर म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन ना आया हो। तो इसका मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है यहां पर आपके पास हमेशा क्वेश्चन है एग्जाम में, तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाना, अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करना, और डेफिनेटली वहां पर आपको पूरे 8 मार्क्स यहां से मिलेंगे। एक बार एग्जाम में 17 मार्क्स का आया था, तो वो सब भी वहां पर हो सकता है कि अगर वहां पर एक से ज्यादा क्वेश्चन आए। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम में। तो देखिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन, नाम से पता चल रहा है कि डिविडेंड क्या करना है, इक्वलाइज करना है, सबके लिए क्या रखना है, इक्वल रखना है। तो मतलब जब भी वहां पर डिविडेंड दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा, जो भी उस दिन क्या होंगी, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब जो भी वहां पर रजिस्टर में नाम होगा जिसका भी, उसको डिविडेंड दिया जाएगा। दीज आर आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये नहीं देखा जाएगा कि कब वो एंटर किया, कब वो एग्जिट किया। जब पे आउट किया जाएगा तो उस केस में सबको इक्वली क्या दिया जाएगा, डिविडेंड। ठीक है, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन, कि जब हम वहां पर लास्ट में फाइनल पेमेंट कर रहे हैं डिविडेंड की, उस समय डिविडेंड अमाउंट सबका क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, बट यहां पर एक पॉइंट है, मान लो वी हैव मई, वी हैव जून, वी हैव जुलाई। अब मान लो कोई इन्वेस्टर कब एंटर किया, मई के एंड पे एंटर किया, तो उस केस में ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द मई इनकम। मई इनकम के लिए वो एलिजिबल नहीं है, बट जब डिविडेंड मिलेगा तो सबको इक्वल मिलेगा। मान लो 10 रुपए डिविडेंड मिलेगा तो सबको 10 रुपए मिलेंगे। अब वो एलिजिबल है नहीं, वो बात की बात है। ठीक है, तो अब वहां पर म्यूचुअल फंड क्या करेगा कि यहां पर मई में जब वो एंटर किया, तो दिस इज एट द टाइम ऑफ एंट्री, उससे क्या चार्ज कर लेंगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। समझ पा रहे हैं, उससे पहले ही क्या चार्ज कर लेंगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। उससे 1 महीने की इनकम पहले ही क्या कर लेंगे, चार्ज कर लेंगे। तो दिस इज द केस ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन, उससे हम पहले से ही चार्ज कर लेंगे। तो क्या क्या चार्ज करेंगे उससे, ओपनिंग एनएवी प्लस एंट्री लोड, एंट्री लोड ऐड करेंगे, याद है, प्लस क्या चार्ज करेंगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ठीक है सर। अब मान लो कोई जून में एग्जिट कर गया सर, अब उसको मिलना भी चाहिए सर, जबकि डिविडेंड तो यहां पे आउट होगा, बट वो पहले ही एग्जिट कर जा रहा है, तो हमें उसको क्या पे करना पड़ेगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ही इज एलिजिबल फॉर 2 मंथ्स इनकम। समझ पा रहे हैं, 2 महीने की इनकम के लिए वो एलिजिबल है। तो उस केस में देख लीजिए, इन दोनों महीने की इनकम के लिए वो एलिजिबल है, तो उस केस में वहां पर हम उसको क्या देंगे, ओपनिंग एनएवी। एग्जिट लोड क्या होगा, माइनस, याद रखना एग्जिट लोड क्या होगा, माइनस,
और क्या पे करेंगे, ऐड होगा सर, क्या ऐड होगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, ठीक है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन, कि अगर वहां पर देख लीजिए इन बिटवीन कोई पार्टी एंटर कर रही है तो उससे चार्ज कर लेंगे, तब भी ऐड होगा, याद रखना। और अगर वो बीच में एग्जिट कर रहा है तो उसको पे करना पड़ेगा, तो तब भी क्या होगा, ऐड होगा। तो दिस इज योर डिविडेंड इक्वलाइजेशन, दोनों ही पॉइंट पे वो क्या होगा, ऐड होगा। यहां पर उससे चार्ज कर रहे हैं और यहां पर उसको क्या कर रहे हैं, पे आउट कर रहे हैं। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन। साथ में क्वेश्चन में वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, वो पूछा उन्होंने। साथ में उन्होंने क्लोजिंग एनएवी दोबारा से उन्होंने कैलकुलेशन के लिए पूछी है। एंड दिस इज ए फुल फ्लैज 8 मार्क्स क्वेश्चन, कभी भी एग्जाम में आपके पास आ सकता है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड, पूरा सारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैलकुलेशन ऑफ एनएवी, रिटर्न, साथ में डिफरेंट प्लान्स के अंदर हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न, वो आपसे पूछेंगे। एनुअलाइज यील्ड आपसे पूछेंगे, और साथ में हमने डिस्कस किया डिविडेंड इक्वलाइजेशन, एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। थैंक यू वेरी मच।